हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। मैं दुल्हन बनकर बड़े चाव से हादी के घर आई थी तो मेरी ननद ने मुझे कमरे में बिठाया। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझ पर एक खौफ तारी था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, मेरे हाथों में वाज लर्जिश थी, मेरा वजूद कपकपा रहा था, मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। मुझे मेरी ननद ने हादी के कमरे में बिठा दिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे डर लग रहा था कुछ ही देर में अब्दुल हादी कमरे में आ जाए, ये सोचकर मेरी जान निकल गई थी। अभी मैं अपनी इन्हीं सोच का ताना बाना बुन ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला, सामने हादी था। उसे देखकर तो जैसे मुझे लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा, क्योंकि दिल को कुछ होने वाला था। उसका डर मुझे खा जाएगा। उसने एक नज़र मुझे देखा, उसके माथे पर बल पड़े। वो अभी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था। कमरे का दरवाज़ा जोर से उसने बंद किया था। मेरा दिल तो जैसे दरवाजे के बंद होने पर ही यूं लगा जैसे सीने में ही थम गया हो। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाजा दोबारा खुला। मेरी सास बड़ी बदहवासी में अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक सफेद रंग की चादर थी। कहने लगी कि एक तो शादी के हंगामे में मैं भूल ही गई थी। हादी ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही जलील करके रख दिया। चलो उठो बेटा, जरा बेड की चादर बदल दो। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतार कर सोफे पर रखी। बेड पर उन्होंने सफेद रंग की चादर बिछा दी। ये देखकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोचा था। कहने लगी कि एक तो शादी के कामों में इंसान की मत ही मारी जाती है। 2 मिनट में उन्होंने बेड पर सफेद चादर बिछा दी। कहने लगी हादी इस मामले में बड़ा वहमी है। कमरे की चादर देखकर कहने लगा कि आपने सफेद चादर क्यों नहीं दी? मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की बकिरदार है या नहीं? ये सुनकर मेरे तो पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। मेरी सास कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथ की उंगलियां चटकाने लगी। बेतहाशा डर के मारे मैं गिरफ्तार थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं क्या नहीं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। अब्दुल हादी कमरे में दाखिल हुआ। मैं संभल कर बैठ गई। वो मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा मैं बुरी तरह से कपकपाने लगी। उसने मेरा चेहरा ठोड़ी से पकड़ा और ऊपर किया। मेरी नजरें खुद ब खुद शर्माने लगी थी। कहने लगा तुम बहुत खूबसूरत हो। जितना मैंने सोचा था तुम्हारी खूबसूरती की अपनी माँ से बातें सुनी थी, वो सभी तुम्हारे सामने कम लग रही है। मेरी माँ ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि कम थी। तुम मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। ये कहकर जैसे ही उसने जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली जिसमें शायद रमाई के लिए कोई तोहफा था, मेरा दिल धक धक करने लगा। उसने लॉकेट की चैन निकाली, फिर मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को पहनाते हुए जब हादी की उंगलियां मेरी गर्दन पर सफर करने लगी तो मेरी जान पर बनाई थी। उसकी आंखों की गिरफ्त भी बढ़ने लगी। उसकी आंखों में चाहने वाला खुमार, मेरी जान कतरा कतरा निकल रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब बढ़ने लगा मैं फौरन से पीछे हटी। इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा पति हूँ मैं तुम्हारा, शादी हुई है मेरी तुमसे। अब हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में हैं और ये रिश्ता ऐसा ही होता है। उन दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं होता। ये कहते हुए हादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया जो बर्फ की मानंद ठंडा था। शायद वो मुझे अपने तमाम में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी यूं जल रही थी जैसे मुझ पर जलजला तारी हो गया हो। कहने लगा ये पाक रिश्ता है, हमारे बीच जो भी होगा वो जायज़ है। लड़कियां अक्सर ऐसे मौके पर घबरा जाती हैं। शायद मेरे कपकपाने और घबराने पर वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं घर में विदा होने से पहले नींद की 4 गोलियां खाकर आई थी, इसलिए मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। मुझ पर गंदगी गालिब होने लगी। देखते ही देखते मैं होश की दुनिया से बेगानी हो चुकी थी। मैं बैठे बैठे धड़ से बेड पर गिरी। ये याद है कि हादी मुझे हिला जुला कर रहा था कि रानिया तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी सास मेरे सिरहाने बैठी मेरे सर पर हाथ फेर रही थी, मुझ पर फूंके मार रही थी और हादी कमरे में चल रहा था। ये सब देखकर मैं उठकर बैठने लगी तो मेरी सास कहने लगी लेटी रहो। लेडी डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो कहने लगी कि जैसे ही ड्रिप खत्म हो तो हादी से कहिएगा उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दी। कहने लगी इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करवाएं। जल्द ही डॉक्टर बता कर जा चुकी थी। सास कहने लगी मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेकर आती हूँ। ये कहकर वो भी कमरे से बाहर निकल गई। हादी के माथे पर बल पड़े थे। गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैं अभी तक उसी लिबास में थी, लेकिन उसने सफेद शलवार कमीज पहन रखी थी। मेरे पास आया, मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा क्या तमाशा किया था तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थी? मैंने कोई जवाब ना दिया। मैंने नजरें चुरा ली।
کہنے لگا آر یو اسٹوپڈ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں تھا؟ میں نے کہا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں، مجھے شادی سے ڈر لگ رہا تھا۔ میری بات سن کر تو وہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ تھا جو تم نے کیا ہے، پوری رات تم نے ہم سب گھر والوں کو پریشان کیا۔ کوئی بھی لڑکی اپنی شادی کی رات نیند کی گولیاں کھا کر تو نہیں آتی، ہر لڑکی کو ہی شادی کی رات کچھ نہ کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک نئے رشتے میں بننے جا رہی ہوتی ہے اور پتی سے اس کا رشتہ کافی گہرا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی لڑکی نیند کی گولیاں نہیں کھاتی۔ میری ڈرپ ختم ہو چکی تھی، اس نے میری ڈرپ اتارتی مجھے پیار سے سمجھانے لگا، کہنے لگا آج کی رات کے لیے میں نے بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے تمہیں کچھ وقت دے دینا چاہیے تاکہ تم دماغی طور پر اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ رات والی بات میں دوبارہ نہیں چاہتا۔ یہ سن کر میں ذہنی طور پر کچھ بے فکر ہوئی تھی، میں یہی چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس نہ آئے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، لیکن یہ کب تک ممکن تھا؟ وہ مجھے 4 دن دے دیتا، 1 ہفتہ دے دیتا، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ دے دیتا۔ اس کی آنکھوں میں وارفی دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس شخص کے منہ زور سے جذب و سمیت سے روک سکوں۔ وہ میرے چہرے کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور میں بدحواس تھی، نہ میرے دل میں کوئی امنگ تھی، نہ میری شادی میری مرضی کے مطابق ہوئی تھی، یہ بھی نہیں کہ کوئی زبردستی کا بندھن تھا۔ لیکن بہرحال میرا سارا ڈر اس بات سے بیٹھ گیا کہ میرے لیے موت کا پیغام آ جاتا اگر رات کو میں نے میڈیسن نہ کھائی ہوتی۔ کہنے لگا کتنی خوبصورت معصوم ہو تمہیں دیکھ کر میرا دل مجھے بے ایمانی پر اکساتا ہے، لیکن بہرحال تمہارا خیال رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئی، مجھے دودھ پلا کر انہوں نے مجھے سونے کے لیے کہا۔ میں دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر سو چکی تھی۔ میرے ساس اور پتی دونوں بہت اچھے تھے۔ ننن شادی کا ہنگامہ ختم ہوتے ہی اپنے گھر کو جا چکی تھی۔ ہادی نے 2-3 دن مجھے کچھ نہیں کہا، بس مجھے اپنے رشتے کی یاد کرواتا تھا، لیکن ان 3 دنوں میں میں یہ جان چکی تھی کہ وہ کبھی بھی استعمال کی گئی چیز اپنے استعمال میں نہیں لاتا۔ کہتا تھا مجھے نفرت ہے ایسی چیزوں سے جو کسی اور کے استعمال میں ہو کر ایک بار کھانے کے دوران میرے گلے میں مرچ لگ گئی۔ میں نے بے اختیار ہادی کا گلاس پکڑا اور پانی پینے لگی۔ جب میں نے پانی کا گلاس واپس رکھا تو اس نے مجھ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اپنے لیے دوسرے گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ میں نے کہا آپ اسی گلاس میں پانی پی لیں، یہ آپ کا ہی تو گلاس ہے۔ کہنے لگا نہیں، میں کسی کا جھوٹا پانی نہیں پیتا۔ باقی معاملوں میں بھی وہ کچھ ایسا ہی تھا، کھانا بھی وہ اپنی الگ پلیٹ میں ہی کھاتا تھا۔ ایک بار میں نے اس کا تولیہ استعمال کر لیا، اس نے تولیہ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ غصے سے مجھ سے کہنے لگا کہ پلیز میری چیزیں مت استعمال کیا کرو رانیہ، مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل جیسے تھم رہا تھا، کیونکہ جس حقیقت کو میں اپنے ساتھ لائی تھی وہ اتنی دردناک تھی کہ کوئی بھی مرد اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور ہادی کی عادت جس طرح کی تھی، میرا دل اس وقت یہی سوچ کر کانپنے لگتا تھا کہ جب وہ مجھ سے دوبارہ اپنے رشتے کے حق کا تقاضا کرے گا تو میں کیا کروں گی۔ میں اس وقت یہ سوچ کر دل دہلانے ہی لگتا تھا۔ میری شادی کو 8 دن گزرے تو میں نے گھر کا کام بھی کرنا شروع کر دیا، کھانا بھی بنانے لگی۔ ساس مجھ سے بہت خوش تھی۔ شام کو جب ہادی اپنے آفس سے واپس آیا تو کھانے کے دوران مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں کچن میں جا کر برتن دھو رہی تھی جب وہ میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا بہت ظالم ہو، 10 دن گزر گئے ہماری شادی کو، لیکن تم نے میرے بارے میں ابھی تک نہیں سوچا۔ وہ میرے پاس آ گیا، میرے ہاتھ سے برتن پکڑے اور سنک میں رکھتے ہوئے کہنے لگا چھوڑو یہ سب، میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ میرا ہاتھ تھامے وہ مجھے کمرے میں لے جانے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے کڈی لگا دی اور میں یوں تھی کہ جیسے تھر تھر کانپنے لگی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، میری دھڑکنیں بری طرح سے چل رہی تھی، مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، میری حالت بیکار ہونے لگی تھی، چہرے کی رنگت بھی پھیکی پڑنے لگی تھی۔ میری بدحواسی کو دیکھ کر اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ایسا تو کوئی لڑکی نہیں کرتی جیسا تم کر رہی ہو، ویسے تو تم ٹھیک ٹھاک رہتی ہو، میری ماں کے ساتھ باتیں کرتی ہو، گھر کے کام بھی کر رہی ہو، سب کچھ تو کر رہی ہو، لیکن تمہیں میرا احساس نہیں ہے۔ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم برے طریقے سے کانپنے لگتی ہو۔ ایسا کب تک چل سکتا ہے آنیہ؟ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگی میں کس لیے ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پر اڑنے والی لٹ کو اپنی منہ سے انگلی میں لپیٹنا شروع کر دیا، پھر اپنے ہاتھوں میں میرا چہرہ چھونے لگا، لیکن میں نے فوراً اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس بار اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر روکا تھا۔ کہنے لگا آج نہیں، آج تم مجھے نہیں روکو گی، آج تم سے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تمہارے اس ڈر کو میں اپنی محبت سے دور کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا بال کھولے، میرے بالوں کو آزاد کیا تھا۔ میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے آنسوؤں پر مشکل باندھے
बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी थी। इससे पहले कि वो मेरे करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका। मैंने कहा, हादी प्लीज मुझे कुछ दिन का और वक्त दे दो। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा वजूद बर्फ की तरह ठंडा होने लगा था, लेकिन उसकी जसरत बढ़ती जा रही थी। एकदम ही मैंने उसे खुद से पीछे किया। मैंने कहा, मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा तुम्हें क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाओगी? ठीक है, हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, उसे खुद से दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन वो शख्स मुझे छोड़ने को तैयार ही ना था। वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया, वो फौरन से मुझसे पीछे हट गया। ओहो, सफेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। ये सफेद चादर मेरे लिए मौत का पैगाम थी। इससे पहले कि वो मेरे पास से जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वो हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या चीज हो तुम? मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी। अभी आ रहा हूँ, एक बार सफेद चादर ले आऊं। ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने बाजुओं से अलग किया और उठकर खड़ा हो गया। अलमारी से सफेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वो चादर तो मैं छुपा चुकी थी। काफी देर वो उस चादर को ढूंढने लगा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी। वो वापस आकर बैठ गया। कहने लगा, सफेद चादर ने आज तुम्हारी जान बख्श कर दी है। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, मेरे मिजाज को तुम अच्छी तरह से समझ चुकी होगी। मुझे कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसे कि आजकल का माहौल है, ये एहतियात जरूरी होती है। मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से अपनी इज्जत कहीं और गवा कर आई हो। ये कहकर उसने अपनी साइड का लैंप ऑफ किया और सो गया। लेकिन मेरी तो जैसे आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। अगले दिन हादी मुझसे कहने लगा कि इसका दोस्त बैर में गया था, अभी वापस आया है। अभी उसे पता चला है कि मेरी शादी हुई है, इसलिए वो कह रहा था कि मुझे अपनी शादी की ट्रीट दो। ये कहकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने उसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा सा इंतजाम कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने काफी डिशेस बनाई थी। चाय हादी ने अपने दोस्त के सामने रखी, लेकिन मुझे भी अंदर बुलाने लगा। कहने लगा कि वो तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, क्यों? किसी अजनबी से मिलूं? वो आपका दोस्त है। कहने लगा, ये मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुम्हें उसे अजनबी कहने की कोई जरूरत नहीं। बहुत शरीफ लड़का है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले गया, लेकिन जैसे ही मैंने सामने उस नौजवान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे देखकर तो होश ठीक हो बैठी थी। फौरन से खड़ा हो गया वो। मेरा पति कहने लगा, फरहान ये मेरी बीवी है हानिया, और हानिया ये मेरा बेहतरीन दोस्त है। मेरे लिए इसकी कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। मैं उस कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन हादी के हाथ में मेरा हाथ था। मैं चाहकर भी उससे अपना हाथ नहीं छुड़वा सकती थी। सामने खड़ा शख्स मेरे लिए जानलेवा था, बल्कि मेरे डर की असली वजह वही शख्स था जो मुझे शिकवा-गुना नजरों से देख रहा था। मैंने कहा, हादी मुझे बाहर जाना है। मैंने बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन अपना हाथ छुड़वाया और कमरे से बाहर चली गई। मैं सीधा अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये कैसी तल्ख हकीकत है। मैं भूल जाना चाहती थी सब कुछ, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। फरहान से मेरी मुलाकात एक फेस्टिवल में हुई थी। हम दोनों एक ही किताब लेना चाहते थे, और इत्तेफाक ये था कि वो किताब बस एक ही थी जिस पर हमारी बहस हुई। लेकिन फिर फरहान ने मुझे वो किताब अपना फ़ोन नंबर और नाम लिख कर दे दी। जब मैंने घर आकर देखा तो उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा था। काफ़ी खुश शक्ल नौजवान था, और उन दिनों मैं भी दोस्तों से उनके बॉयफ्रेंड के किस्से सुन सुनकर बड़ी मुत्सर होती थी। मैंने सोचा कि लड़का नंबर दे रहा है तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। फरहान को मैंने कॉल की थी। मैं उसे डांटने लगी कि उसने अपना नंबर मेरी बुक पर क्यों लिखा। यहीं से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चली गई। मुझे फरहान से मोहब्बत हो गई, और वो भी करता था। पहले पहल तो हमारे बीच बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी तारीफ करने लगा। कहने लगा कि मैं पहले ही नजर में उसे अच्छी लगी थी, और जानबूझकर उसने मुझसे बहस शुरू की थी। उसे इस किताब से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस मुझ में थी, इसलिए उसने अपना नंबर लिख कर दिया था। मेरा इरादा उससे सिर्फ दोस्ती करना था, जैसे कि मेरे दोस्तों ने कर रखी थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी, और वो मुझे बेहद प्यारा हो जाएगा। 6 महीने में ही हमारा ये हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। हमारा किसी बात पर कोई पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से हर किस्म की बात शेयर करने लगे थे, वो भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार फरहान ने मुझे बाहर मिलने के लिए कहा कि मुझे मिले बिना चैन नहीं आएगा।
मेरा अपना यही हाल था। अब बातों से तसल्ली नहीं होती थी। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए। मैं उससे मिलने के लिए चली गई। एक दूसरे को देखकर हमारे दिल के जज्बात उभरने लगे, बेकाबू होने लगे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया और फिर एक बार वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं निकली तो कॉलेज के लिए थी, लेकिन असल मकसद फरहान से मिलना था। उसे ये कहना था कि वो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। वो भी यही चाहता था, लेकिन कहने लगा कि वो अपने बड़े भाई के पास जा रहा है, 3 साल बाद वापस लौटेगा और फिर ही मेरा रिश्ता मांग सकता है। ना साल में वो ठीक ठाक सेट हो जाएगा तो मेरे घर वालों को भी इस रिश्ते पर एतराज नहीं होगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, फरहान, मैं 3 साल कैसे गुजारूंगी तुम्हारे बगैर? मैं तो मर जाऊंगी। आंखें तो उसकी भी नम थी। पता ही नहीं चला कि मैं उसके करीब हो गई। उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। हम लोग उस वक्त एक पार्क में मौजूद थे जहाँ रश ना होने के बराबर था। सुबह सुबह का वक्त था। मैं और फरहान थे। वहाँ किसी का भी गुजर नहीं था। मेरे यूं रोने पर वो बौखला गया। मेरा सर हिलाकर तसल्ली देने लगा। कहने लगा, तुम दिल बुरा मत करो, लेकिन ये तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे माँ बाप कभी भी मेरी छोटी मोटी नौकरी पर तुम्हारा रिश्ता मुझसे तो नहीं करेंगे। मैं उसके साथ गले लगकर रोई जा रही थी। पता नहीं कब फरहान पर बेखुदी सी छाने लगी। वो मुझे अपने एक दोस्त के घर में ले आया जो बिल्कुल खाली था। खाली घर देखकर मैं पहले तो बहुत घबरा रही थी, लेकिन मुझे फरहान पर भरोसा था। वो मुझे एक कमरे में ले गया। कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर वहाँ पर कैसे जाऊँगा? मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहाँ पर जब भी उदास हूँ तो मैं तुम्हें याद करूँ। ये सुनकर पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने मैं बेबस थी, इसलिए ज्यादा एतराज नहीं कर पाई। हम दोनों ने सारी हदें पार कर दी थी। हमें खुद ही अंदाजा नहीं हुआ वो एक मुलाकात मेरी जिंदगी भर का रोग बन गई। जब होश आया तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी, इसलिए रोई जा रही थी। वो कहने लगा, मैं तुमसे कभी बेवफाई नहीं करूँगा। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, देर हो गई तो मैं क्या करूँगी? कहने लगा, नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ इंटर में हो। जब तक तुम्हारा एमए कंप्लीट होगा मैं वापस भी आ जाऊंगा, बल्कि उससे पहले ही आ जाऊंगा। बस तुम शादी मत करना। मैंने पहले 3 साल उसका इंतजार किया था, लेकिन वो नहीं आया। पहले पहल तो वो मुझे दुबई से कॉल पर बात किया करता था, लेकिन फिर उसकी कॉल आनी भी बंद हो गई। उसका फोन बंद जाने लगा। बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हुई। 4 साल मैंने उसका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। मेरे रिश्ते आने लगे। मैं कभी कोई बहाना करती, कभी कोई, लेकिन हादी के रिश्ते में कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि मैं इनकार कर सकती। वो खूबसूरत था, हैंडसम था, हर लिहाज में अच्छा था। मैं इनकार नहीं कर सकती थी। मेरे माँ बाप मेरी उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए मेरी शादी हादी से हो गई। लेकिन जैसे ही सफेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब कश्मकश में गिर गई, क्योंकि वो जान जाता कि मैं बाकिरदार नहीं हूँ। अब तो फरहान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो क्यों आया था? जब 3 साल का कहकर 4 साल में भी नहीं आया था तो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गया था? मैं तो पहले ही बड़ी मुश्किल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरा पति बगैर सफेद चादर के मुझे अपनाने के लिए तैयार ना था। उसे मेरी पाक सबूत चाहिए था जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई। हादी कमरे में आया, मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा, चलो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं मेडिसिन खा चुकी हूँ, कुछ देर में फर्क हो जाएगा। कहने लगा, फरहान मेरा बहुत गहरा दोस्त है। मैं चाहता था कि तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती, लेकिन तुम तो वहाँ रुकी ही नहीं। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत ही दर्द था, इसलिए मैं वापस कमरे में आ गई। कहने लगा कि मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा, क्या बुरा हुआ है? हादी कहने लगा कि फरहान एक लड़की से मोहब्बत करता था, बेतहाशा उसे चाहता था, उसके खातिर बाहर मुल्क भी चला गया था, लेकिन वहाँ 1 साल के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी एक टांग खत्म हो गई। अभी भी वो स्टिक लेकर चलता है। उस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल तक टूट गया था, इसलिए उस लड़की से उसका दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली थी उन्होंने ही उसका इलाज भी करवाया, लेकिन उसे 4 साल का पाबंद कर लिया कि जैसे ही वो ठीक होगा दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेगा और 4 साल तक वापस घर नहीं जा सकता। उस लड़की से वो चाह कर भी कोई बात नहीं कर पाया, क्योंकि उसका नंबर उसी फोन में सेव था जो टूट चुका था। अब वापस आया है तो उसे पता चला कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की है, उसका इंतजार तक नहीं किया, बस यही बताने आया था। फिर कहने लगा, तुम्हें पता है मैं शादी की रात सफेद चादर क्यों रखना चाहती थी? मैंने पूछा कि क्यों? कहने लगा, उस लड़की ने मोहब्बत में मेरे दोस्त को अपनी इज्जत देने से भी गुरेज नहीं किया था और अब किसी और के साथ शादी करके बेफिक्र जिंदगी गुजार रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा था जो शादी से पहले याशिया करती हैं और पति को खबर तक नहीं होती
کہ اس के साथ जिंदगी गुजारने वाली लड़की चरित्रहीन है या नहीं। मैं अब्दुल हादी की बात सुनकर रोने लगी। कहने लगा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुमसे झूठ बोलकर जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। वो हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने फरहान से मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं था कि वो गुनाह कर बैठूंगी। मैंने 3 साल उसका इंतजार किया था। मुझे लगा उसने बेवफाई की है। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ हादसा हुआ है। शादी के बाद मुझे यही डर था कि तुम जान जाओगे, तुम मुझे रखोगे नहीं, मुझे तलाक दे दोगे। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हें सच बता दूं, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर गई थी। तुम इस्तेमाल हुई चीज इस्तेमाल ही नहीं करते थे, फिर मुझे कैसे अपना सकते थे? लेकिन आज मैंने तुमसे अपनी हर बात कह दी है। चाहे तो मुझे माफ कर दो, चाहे तो सजा दे दो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई। कहने लगा, ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज्जत गवा दी? फिर कहने लगा, मोहब्बत और इज्जत एक साथ सिर्फ औरत का महरम उसे दे सकता है, गैर मर्द नहीं। मुझे फरहान की बात बहुत बुरी लगी थी कि उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली, और मैं हमेशा उसको इस बात पर बहुत बुरा भला कहता था क्योंकि ये बात बहुत गैर मुनासिब है। फिर कहने लगा, मैंने अपना हर जज्बा संभाल के रखा था कि मेरी हर चीज पर मेरी बीवी का हक होगा, मेरी मोहब्बत पर, मेरे दिल पर। तुमसे रिश्ता हुआ तो मेरा दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ होने लगा। तुमसे जो मेरी महरम बन गई, शादी के 2 बोलों ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए खुद ही मोहब्बत पैदा कर दी। भले ही मुझे इस्तेमाल की हुई चीज पसंद नहीं है, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास इंसान को पर्दे में रखता है, उसके ऐब को भी छुपा लेता है। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा ये ऐब छुपा लूं। ये कहकर उसने मेरा हाथ थामा। मैं पत्थर की बन गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हादी का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था। मेरे दिल में अब्दुल हादी की मोहब्बत फरहान से कई गुना बढ़ चुकी थी। चाहे जाने के काबिल था, वो मुझे गांफ कर चुका था। फरहान से दोस्ती भी खत्म कर चुका था। उसके बाद फरहान कभी हमारे घर नहीं आया, ना ही हादी ने कभी उसका जिक्र किया। मेरी शादी को 10 साल बीत चुके हैं, हमारे 3 बच्चे भी हैं। हादी ने मुझसे कभी मेरे अतीत के हवाले से मुझे ताना नहीं दिया, और मेरा ये हाल है कि मैं उसकी दीवानी हो चुकी हूँ। उसकी जुबान से निकला हर लफ्ज मेरे लिए हुक्म का होता है। असली मोहब्बत वही है जो अपने पति से ही की जाती है, क्योंकि वह आपको मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी देता है। दूसरी मोहब्बतों की तरह मोहब्बत के बदले इज्जत नहीं मांगता। खुदारा अपने पति से मोहब्बत करे और ना गैर मर्द की 4 मोहब्बत वाली बातों से अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत को बर्बाद करें। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दिया करें कि आपको हमारी स्टोरीज कैसी लगती हैं। धन्यवाद दोस्तों।